जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज अलग अलग शुरू कर दी गई हैं, जिसमें मैं धैर्य उपाध्याय आप लोगों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसे हम अंग्रेजी में ईवीएस या एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं, को पढ़ा रहा हूं। जिसमें आपका पहला चैप्टर पर्यावरण एवं सतत विकास चल रहा है। इसमें मैं आप लोगों को कल दो टॉपिक पर्यावरण और दूसरा जो हमारा टॉपिक था धारणीय विकास या सतत विकास को पढ़ा चुका हूं, और आज मैं इसी चैप्टर के आगे के दो टॉपिक पढ़ाऊंगा और उन्हीं के प्रश्न भी लगवाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला जो आपका इसी में जो आगे के जो दो टॉपिक हैं वो है प्राकृतिक कार्बन जल चक्र व जल चक्र, और दूसरा आपको मैं पढ़ाऊंगा वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए आगे हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने आपको चैप्टर नाम वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं, फिर भी एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको अवगत करा दूँ। ये आपका पर्यावरण एवं सतत विकास चैप्टर का नाम है। इस पर मैं आपको दो टॉपिक जो पढ़ा चुका था उनका भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ा चुका था। ये आपका पर्यावरण एवं सतत विकास, आपका इस चैप्टर का नाम था, पर्यावरण में आपको पढ़ा चुका था। इसके क्वेश्चन आंसर भी करा चुका हूँ। और आज आपका चलेगा प्रकृति में कार्बन जल चक्र, प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र, है ना। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। यह घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय रूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि रूप में दिखाई देता है। जो हमारा कार्बन चक्र है और जल चक्र है, तो इसमें क्या है, पर्यावरण में अजैविक और जैविक जो घटक हैं वो सभी दिखाई देते रहते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारी श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। तो ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं जीवधारियों द्वारा में जो श्वसन प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं में, जीवाश्म ईंधनों में से भी हम क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। स्वपोषित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो आपने देखा होगा जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वायुमंडल से पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट, जो अब हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स हमारा भोजन है, वैसे ही पौधों के लिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है, वो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं। तो वो उन्हें कहाँ से मिलता है, वायुमंडल से ही मिलता है ना। तो कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। इसी प्रक्रिया से क्या है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधे ग्रहण करते हैं, तो इससे क्या है, जो कार्बन का चक्र है वो वायुमंडल में संतुलन बनाए रखा हुआ है। जितने पेड़ पौधे होंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, और जितने पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो वायुमंडल में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ये तो हमेशा से ही पढ़ाया जा रहा है आपको कि जितने वृक्ष होंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड आपका ये दिखाया गया है
प्रकृति कार्बन चक्र, जिसमें आपको सबसे ये दिख रहा है वायुमंडल में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फिर आपका ये आए कार्बनिक यौगिक यानी पादप, जिसमें वृक्ष वगैरह होते हैं। ये कार्बोनेट पानी में यानी चूना पत्थर वगैरह, ठीक है ना। पेट्रोलियम, अकार्बनिक, कार्बोनेट और श्वसन विघटन, है ना। ये चक्रण एक अपने आप में चलता रहता है। जैसे मान लीजिए वायुमंडल से पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की, उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी, ऑक्सीजन हमने ग्रहण की और फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? वायुमंडल में जाएगी। वायुमंडल से फिर क्या करेंगे? पेड़ पौधे फिर अवशोषित करेंगे, वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है, ठीक है ना। अब ध्यातव्य है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट व हीरा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होता है, ये जो यूपीपी के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कार्बन का सबसे मूल रूप क्या है? तो आप बता सकते हैं ग्रेफाइट और हीरा, इनमें सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका मूल रूप है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। ये तो आप लोगों को पता है कि कार्बन किसी न किसी मात्रा में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनमें सब में होता है, ठीक है ना। सब में तो नहीं बोलेंगे, पर कुछ जो पदार्थ हैं, जो खनिज हैं, उनमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम सांस छोड़ रहे हैं, उन्हें पेड़ जो हमारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो उसे क्या है, पेड़ पौधे अवशोषित कर रहे हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उसे हम ग्रहण कर रहे हैं, फिर अपने अंदर से हम कार्बन, ये एक चक्रण है। जैसे जल चक्रण होता है, आपने देखा होगा, इसे आगे हम पढ़ाएंगे कि जैसे मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा ठोस अवस्था में है। अब उसे हमने क्या किया, जहाँ थोड़ा ताप अधिक है वहां रख दिया, या तो बर्फ जब हमारी वायु को अवशोषित करती है या थोड़ा नमी ग्रहण करती है तो पिघलने लगती है, या ताप होता है तो पिघलने लगती है। पिघलने के बाद में वो क्या होता है, एक पानी की अवस्था में आ जाती है, यानी द्रव अवस्था में जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद में जब हमारा ताप और अधिक बढ़ता है तो फिर वो क्या होता है, पानी भाप के रूप में उड़ने लगता है। वो कहाँ जाता है, आपका ऊपर वायुमंडल में चला जाता है। फिर ऊपर क्या होता है, जब वायुमंडल में नमी आती है तो वो वर्षा का रूप ले लेता है, वर्षा से फिर बारिश हुई, फिर वो यहाँ आ गया। तो ये एक चक्रण हमारा चलता रहता है, ठोस द्रव गैस, है ना। इसी तरीके से कार्बन का भी बताया गया है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र और सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक ही बार में बता दिया, सौर विकिरण जल चक्र को संचालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है ना। सौर विकिरण में क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। जैसे बारिश हुई या कहीं आप ये देख लीजिए कि कहीं पानी पड़ा और पानी पड़ने के बाद गड्ढों में भर गया वो, या खेत खलिहान में भर गया, उसके बाद में धूप निकली, तो धूप निकलने के बाद में सूखता है, तो वो पानी कहाँ जाता है, वो वाष्पीकरण होके वापस आपका वायुमंडल में पहुंचता है ना। और फिर वायुमंडल में जब नमी होती है, जैसे ये बता रहा है कि वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा पर निर्धारित करती है। अब जब भाई वायुमंडल में नमी आई तो वर्षा होगी, नमी ज़्यादा होगी तो वर्षा ज़्यादा होगी, नमी कम होगी तो वर्षा कम होगी, ज़्यादा होगी हद से ज़्यादा होगी तो आपके ओले वगैरह ये सारी चीज़ें बर्फबारी वगैरह होने लगेगी, ठीक है ना। तो सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ जल में द्रवीकरण होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारा बर्फ पिघलता है तो उसे क्या बोलते हैं, सौर विकिरण, यानी पिघलेगा उसके बाद में वो भाप बन के उसका द्रवीकरण हो जाएगा, है ना। जल चक्र
हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। पृथ्वी में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि सर दोस्तों, ये आपको जल चक्र का एक चित्र बनाकर दे दिया गया है। जैसे आप दिख रहा है यहाँ पे, ये आपकी नदियां हैं, ठीक है। नदियों का अब ये आपके पर्वत दे दिए, ठीक है। अब नदियों से क्या पानी बह रहा है, जल का जब बाष्पीकरण हुआ, सूर्य की किरणें जल पर पड़ी तो यहाँ से बाष्पीकरण हुआ, ये ऊपर की तरफ चले, यहाँ क्या हुआ, बादल हुआ। बादल अब जब कम तापमान हुआ तो संघनित जल होगा, यानी जब नमी होगी तो क्या होगा, फिर वर्षा होगी। तो वर्षा का जब बारिश होती है तो जल कहाँ आता है, वहीं नदियों में, खेत खलिहानों में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये एक जल चक्र है, क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ये तो आप लोगों को भी पता है भाई, जब हम जल पौधों में लगाएंगे तो उनकी वृद्धि होगी। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोम द्वारा। अच्छा, एक बात बताइए, मूल रोम क्या होता है? अब कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि मूल रोम क्या होता है। तो आपने देखा, जड़ें तो आप सब लोगों ने देखी होंगी पेड़ पौधों, तो जड़ों में छोटे छोटे बाल जैसे धागे से निकले हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मूल रोम, ठीक है ना। तो मूल रोम द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। उससे क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं, यानी जल को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः पौधों में अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश मूल रोम क्या होता है, प्रतिरोपण के कारण नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। जैसे कुछ पौधे आपने देखे होंगे, ये मुरझा रहे हैं या सूख रहे हैं, उनकी वृद्धि नहीं हो पा रही, तो उनमें क्या कमी होती है, उनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ध्यातव्य है कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया। मूल रोमों की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी पुटअप होता है, मोस्टली साइंस में भी पूछ लिया जाता है कि मूल रोमों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो इसे याद रखना, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। इसके साथ ही इसमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है और इसमें क्या पाया जाता है, तो आप बता सकते हो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इसमें पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा मूल रोम मिट्टी में चिपके हुए होते हैं, तो वो किसके कारण चिपके हुए होते हैं, आप बता सकते हो, पेक्टिन के कारण चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला यानी परमेबियल मेम्ब्रेन्स की तरह कार्य करती है, ठीक है। अब इसका भी आपको एक चित्र दिखाते हैं, ठीक है। अब ये आपका इम्बिरेशन यानी मूल रोमों का रिक्तिका रस। अब यहाँ अधिक परासरण दाब, यहाँ अधिक सांद्रता, और ये आपका हो गया मूल रोम, ठीक है ना। ये आपका मृदा विलयन किसमें, जल में, और कम सांद्रता और कम परासरण दाब। तो इसमें क्या दर्शाया गया है आपका कि मूल रोमों द्वारा मृदा से जल का अंतः शोषण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। जल का जो अंतः शोषण क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरक जैसे फर्टिलाइजर, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसमें खाद वगैरह आ जाती हैं आपकी, यूरिया वगैरह या दवा वगैरह,
का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? अधिक हो जाती है। जैसे आपने देखा कि खेतों में आपने खाद वगैरह लगा दी और पानी नहीं दी तो पौधे मुरझाने लगते हैं, तो वो किसके कारण होता है? सांद्रता अधिक हो जाने के कारण मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। ठीक है, इससे जड़ का क्या होता है? मूल रोम जो होते हैं ना पौधों के, वो मुरझाने लगते हैं या एक तरह से नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल अवेलेबल सॉइल वाटर, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता व मृदा की वायु यानी सॉइल एयर जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है ना दोस्तों। अब इस प्रकार जलमंडल में स्थिर जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब इसी से रिलेटेड हम प्रश्न लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आप बताएंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हमारा क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आईएएस प्री में आया है 2014 और 11, सॉरी 2014-11 दोनों में आया हुआ है। अब बताइए, विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ठीक है, तो बताइए 1 और 4, क्या आपका पहला जो ऑप्शन ए है वो सही है? प्रकाश संश्लेषण और ज्वालामुखी क्रियाएं ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, ये आपका गलत है। दूसरा आपका केवल 2 और 3 सही है, ये भी आपका गलत है। तीसरा आपका सी 2, 3, 4, ठीक है, श्वसन, जैविक पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। एक प्रकाश संश्लेषण को छोड़कर और सभी आपकी क्रियाएं जो हैं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्स नीचे दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जैसे बता रहा है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अवघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया में ज्वालामुखी क्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाती हैं। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि उन्हें उल्टा देते हैं। ठीक है ना। आपका दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैविक पदार्थों का क्षय या ज्वालामुखी क्रियाएं। बताइए दोस्तों, कौन सा आपका क्वेश्चन ठीक है इसमें? ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2012 में आया हुआ है। ठीक है, जैसा कि उसी क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है?
तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें प्रकाश संश्लेषण ऐसा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब ये आपका यूपीपी लोअर सब इसमें आया, प्री में आया है, 2004 का क्वेश्चन है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या जल चक्र में? तो ये तो आपको बताया थी। सौर विकिरण की जो भूमिका है, यानी जो सूर्य के द्वारा जो भी क्रिया होती है, जैसे बाष्पीकरण वगैरह, जल का जो बाष्पीकरण होना, वर्षा होना, ये किसके सौर विकिरण के कारण होता है। तो ये किससे रिलेटेड है? जल चक्र में महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। इसकी डिटेल्स नीचे दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को संचालित करता है और जल का बाष्पीकरण करता है, और विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका यूपीपीसीएस में आया है 2017 जो प्री एग्जाम था इसका। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ये तो दोस्तों मैंने बार बार दोहरा के आपको पढ़ाया है और आपको आना भी चाहिए, और एक बार में आंसर सही होना चाहिए। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। बताइए दोस्तों। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वायुमंडल में नमी पर। जैसा मैंने बताया था कि वायुमंडल में जितनी नमी होगी उतनी अधिक वर्षा होगी। ठीक है ना। इसकी डिटेल्स भी आपको दी है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल की नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। ऑप्शन बी, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। ऑप्शन सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। जैसा मैंने बताया था कि जब हमारा कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि वो क्यों नहीं बढ़ पाते, क्यों ग्रोथ नहीं कर पाते हैं? जब उनके मूल रोम नष्ट हो जाएंगे तो वो अपना भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जल अवशोषित नहीं कर पाएंगे। जब जल अवशोषित नहीं होगा, देखिए एक बार को आदमी भूखा तो रह सकता है पर प्यासा नहीं रह सकता। ठीक है ना। तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो इसी तरीके से पेड़ पौधे भी हैं, जब पेड़ पौधों में पानी नहीं लगता है तो वो सूख जाते हैं, उनके प्रतिरोध नष्ट होने लगते हैं। इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वो सही आंसर है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे इसकी डिटेल्स भी ऊपर दी हुई है। देखिए, पौधों में अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधे में वृद्धि नहीं होती है। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है। इससे जल की इससे जड़ में मूल रोम द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं। अच्छा, आप एक चीज देख रहे होंगे, जैसे बच्चे जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी है, वो मृदा मृदा बार बार शब्द आ रहा है, वो क्या है? मृदा हमारा मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना। चलिए, अब आपका दूसरा टॉपिक है वायुमंडल। अब वायुमंडल पर बात करते हैं। ठीक है। वायुमंडल
रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है। अब आपसे पूछा जाए तत्व क्या है, तो तत्व पदार्थ का जो साधारण रूप है, ठीक है, उसे कहते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक तत्व है, ठीक है ना, जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजन नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। अब आपसे पूछ ले कि बताइए यौगिक क्या है, तो आप बता सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मिश्रण क्या है, इसमें ऐसे आप बोल सकते हैं वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं उन्हें हम मिश्रण कह सकते हैं, ठीक है ना। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा जल और चीनी में कुछ नहीं दिखाई देता, ना जल मालूम पड़ता ना चीनी मालूम पड़ती है, चीनी या नमक में आप देखा जाए तो वो भी नहीं मालूम पड़ता है। मिश्रण क्या है कि वो एक आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं, मालूम नहीं पड़ते, ठीक है ना। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अब आपसे पूछा जाए वायु क्या है, तो विभिन्न गैसों का, आपने देखा होगा वायु में सभी प्रकार की, मतलब मोस्टली कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें बोल दिया है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी में परित विद्यमान गैसों यानी वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के परितः विद्यमान, यानी पृथ्वी के चारों तरफ गैसें विद्यमान हैं या गैसों का जो समूह है, ठीक है, जो हमारी वायु चल रही है उसमें जो भी गैसों का समूह है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब आपसे पूछ लेता है कि बताइए हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं, ये तो बच्चों को रट्टा होगा कि सर्वाधिक हमारी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसमें बताया भी गया है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो गैसों का जो मिश्रण होता है वो क्या है, वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। और वायुमंडल किसे बोलते हैं, जो पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों का जो समूह है, ठीक है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो वायु में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, या हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन। पर मोस्टली सर्वाधिक नहीं पूछता है, जैसे पूछ लेता है कभी कभी ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में, तो आप बताओ। आपको ये दिख रहा है, एक चार्ट दिया हुआ है, एक तरफ गैसें हैं और एक तरफ क्या है, आपका प्रतिशत है कि कौन कितना प्रतिशत पाई जाती है, ठीक है ना। तो जैसा आपको दिख रहा है, ये आपका है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना पाई जाती है, 78.08%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन है आपका 20.95%, है ना। आर्गन कितना है, आर्गन है आपका, आर्गन है 0.93%, यानी 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.036%, यानी 0.036%, ठीक है। नियॉन कितना है, 0.002%, ठीक है। हीलियम कितना है, 0.0005%। क्रिप्टॉन के 0.0001%,
हाइड्रोजन कितना है, तो आपका 0.00005%, ठीक है ना। और आपका जिनॉन कितना है, 0.00009%, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे आपसे पूछता है कि बताइए वायुमंडल में आपकी सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन है और सबसे कम जिनॉन है। पर आपसे अगर पूछ लेता है कि बताइए वायुमंडल में दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस का नाम बताइए, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 20.95% है, जिसे आप बोल सकते हैं 20.95%, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। स्वपोषी पेड़ पौधे प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ठीक है। यानी जो स्वपोषी पेड़ पौधे जो होते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु किसे बोलते हैं, तो ऑक्सीजन को बोलते हैं। जिससे ये देखा होगा कि आपने जीवधारी या जो भी हमारे मनुष्य जीव जंतु हैं, वो उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होती है। तो ऑक्सीजन को हम क्या बोल सकते हैं, प्राणवायु या बोलते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर आघात प्रभाव पड़ेगा। अब आप बताइए, जब आपका पेड़ पौधे वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तो फिर हमारे जीवन काल पर प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे आपको दिखाया जा रहा है, एक चक्र में आपको दिखाता हूँ जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो किस तरीके से बना हुआ है, इसे मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी आप एक बार इस चार्ट के थ्रू या इस चित्र के थ्रू देख लीजिए, ठीक है ना। ये जब आपका O2 हो गया आपका ऑक्सीजन और CO2 हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। एक तरफ हो गए आपके जंतु, जिसमें आपके मनुष्य और जो भी प्राणी हो गए, जीव जंतु, वो सब आ गए, और एक तरफ हो गए आपके पौधे, जिनमें वनस्पतियां वगैरह सारी चीजें आ गई, पेड़ पौधे वगैरह। अब आपका जो चक्र चलता है वो किस तरीके से चलता है, मान लीजिए ऑक्सीजन से शुरुआत करते हैं। ऑक्सीजन क्या जीवधारियों ने अवशोषित की, यानी ग्रहण की। अब ग्रहण करने के बाद में जब हम कुछ भाई एब्जॉर्ब करेंगे तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, है ना। यानी कुछ चीजें हम जब ग्रहण करते हैं तो कुछ हमें निकालनी भी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे बैग हमारा फुल है, तो अगर हम एक चीज उसमें बढ़ाएंगे तो दूसरा, अब जब ओवर है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने ऑक्सीजन लिया और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, तो वो हमने श्वसन क्रिया के रूप में निकाल दी। अब वो कहाँ जाएगी, अब जब वो निकाली तो वो भी किसी के लिए आवश्यक है। तो जो हमारे पेड़ पौधे जो वनस्पतियां होती हैं, उनके लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से प्राणवायु उनके लिए मान लीजिए, ठीक है ना। तो भैया उन्हें वो अवशोषित करेंगे। अब उन्हें जब वो अवशोषित करेंगे तो पेड़ पौधे क्या छोड़ेंगे, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो ये क्रिया जो चल रही है वो ऑक्सीजन और कार्बन का संतुलन बनाए हुए है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब आप नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े यानी ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, वनों को क्या पृथ्वी का क्या बोला जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि वनों को पृथ्वी का हरा फेफड़ा कहते हैं या ग्रीन लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। इसके रिक्त विभिन्न क्षेत्र में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। अब आपने देखा होगा जैसे हाईवेज वगैरह सारी चीजें बन रही हैं, तो उनमें बीच में पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं, तो वो
कार्बन डाइऑक्साइड और ध्वनि प्रदूषण दोनों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए क्वेश्चन लगाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है भूमंडल, ऑप्शन बी में जलकण, ऑप्शन सी में वायुमंडल, ऑप्शन डी में जलमंडल। तो आपका ऑप्शन सी जो है वायुमंडल वो बिल्कुल सही है, ठीक है। पृथ्वी के पारित विद्यमान गैस वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब वायु एक है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या विद्युत अपघट है? बताइए। तो इसका जो ऑप्शन ए में यौगिक, बी में तत्व और सी में मिश्रण और डी में आपका विद्युत अपघट है। बताइए कौन सा इसमें सही है, जल्दी करिए। तो इसमें आपका मैंने बताया था वायु जो है वो सभी गैसों का जब मिश्रण है, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल हमारा सही होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहलाता है या इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैंने आप बताया था कि नोबल गैसों से रिलेटेड भी होता है। तो निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन ए है हीलियम, बी आर्गन और सी है रेडॉन, डी है आपका नियोन। ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, 2005 में आया हुआ है। तो बताइए। तो गैसों जो हमारा, देखिए मैंने बताया था आपको जब गैसों की लिस्ट दिखाई थी जो वायु में पाई जाती थी, उसमें रेडॉन भी था, आपका आर्गन भी था, नियोन भी था, केवल एक हीलियम नहीं था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, एक बाई मिस्टेक गलती होगी। सॉरी, उसमें क्या है, जो निम्नलिखित नोबल गैसों में नहीं पाई जाती है, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें जो आपका रेडॉन है, रेडॉन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। हीलियम, आर्गन, नियोन ये नोबल गैसों में जो कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है, वायु में नहीं पाई जाने वाली गैस का नाम पूछा है। और वायु में गैस हीलियम, आर्गन, नियोन सारी गैसें पाई जाती हैं। रेडॉन ऐसा है जो नहीं पाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। क्वेश्चन 4 आपका, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो आपका ऑप्शन ए है 21%, बी आपका 27%, सी है आपका 50% और आपका डी है 78%। तो ये आपको चार्ट मैंने दिखाया था, बताइए जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 78% नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का, ऑप्शन डी हाइड्रोजन का। ये उत्तराखंड यूडीए और एलडीए मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन इसमें प्रतिशत में पूछ लिया है, इसमें सर्वाधिक प्रतिशत पूछ लिया। सर्वाधिक प्रतिशत किसका था? नाइट्रोजन का था। तो ऑप्शन सी भी इसका बिल्कुल राइट है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये आपका बीपीएससी में प्री
1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए। तो जैसा कि आपने देखा प्रतिशत में आपका बताया था सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन ही थी। फिर जो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत कौन सी गैस का है, तो उसमें भी नाइट्रोजन इसका सही आंसर था। अब इसमें सर्वाधिक जो हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो भी आपका नाइट्रोजन ही आएगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। ये तो बच्चे को पता होगा और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। ऑप्शन ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन और ऑप्शन सी है आपका जलवाष्प, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस की ही कमी होगी क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। जब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे या वनस्पतियां सारी खत्म हो जाएंगी तो हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अब आपका इसमें देखिए डिटेल्स भी दी हुई है। पेड़ पौधे प्राणवायु गैस का प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, जो वायुमंडल को दूषित करती है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसे उसका अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी और पृथ्वी के जीवन पर आघात प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है ना। अब आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, देखो ये कार्य भी भाई इसका है ऑप्शन ए का जो है वो पेड़ पौधों ये पूछा जा रहा है पेड़ पौधों का नहीं है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है ये पेड़ पौधे करते हैं। ऑप्शन बी है आपका सौर का अवशोषण, तो इसको भी पेड़ पौधे करते हैं। ऑप्शन सी है वायु का प्रदूषण और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन की विमुक्ति, यानी ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। केवल ऑप्शन सी आपका सही है क्योंकि वायु का प्रदूषण पेड़ पौधे, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, तो वायु प्रदूषण का जो कार्य है वो पेड़ पौधों का नहीं है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा, तो इसके ऊपर हम आगे वीडियो बनाएंगे। चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।